हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जो बीए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जिनका ड्राइंग का पेपर होने वाला है, यानी कि चित्रकला का, तो इसके जो हम आज आपको सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो इस वीडियो में तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो जो है दो पार्ट में बनने वाली है। तो इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन आपको हम करा सकेंगे कराएंगे। इसके अलावा जो है इसका पार्ट 2 हम जरूर आपको अपलोड करके देंगे, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपका छूटेगा नहीं। तो सिर्फ आपको दोस्तों वीडियो 1 से 2 बार अच्छे से देखनी है, ये सारे क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक ही तैयार हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला क्वेश्चन है, प्लेटो के दर्शन पर सौंदर्य के कितने भेद हैं। तो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, प्लेटो के दर्शन के आधार पर सौंदर्य के कितने भेद हैं। तो इसमें जो दो ऑप्शन दूसरा नंबर है यह सही है, दो। प्लेटो के दर्शन के आधार पर सौंदर्य के कितने भेद हैं, दो भेद हैं। कला सत्य की अनुकृति है, किस दार्शनिक का कथन है। तो यह जो है तीसरा नंबर इसका सही है, प्लेटो का जो है कथन है। कला सत्य की अनुकृति है, किस दार्शनिक का कथन है। तो यह जो है प्लेटो का कथन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कला किस भाषा का काव्य है। तो कला जो है आपका संस्कृत भाषा का काव्य है। कला किस भाषा का काव्य है। तो कला जो है इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला अंग्रेजी, दूसरा संस्कृत, तीसरा हिंदी और तीसरा जो चौथा है आपका फारसी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है इसका संस्कृत। कला जो है संस्कृत भाषा का काव्य है। अगला है, हीगेल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है। तो हीगेल ने जो है काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना है। दूसरा ऑप्शन इसका सही है, हीगेल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है। तो काव्य कला को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस कला को हीगेल द्वारा निम्न श्रेणी का माना जाता है। तो इसमें जो है तीसरा इसका ऑप्शन सही है, स्थापत्य कला जो होता है इसको जो है हीगेल द्वारा निम्न श्रेणी का माना गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में कला के किस शब्द का प्रयोग होता है। तो प्राचीन समय में कला के किस शब्द का प्रयोग होता था। तो इसमें जो ए ऑप्शन इसका सही है, शिल्प कला का। तो प्राचीन समय में कला के किस शब्द का प्रयोग होता था, शिल्प कला का। कला विलास में जनोपयोगी कितनी कलाएं बताई गई हैं। तो कला विलास में जनोपयोगी की जो कलाएं बताई गई हैं वह आपकी 64 हैं। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है ये सही है, कला विलास में जनोपयोगी कितनी कलाएं बताई गई हैं, तो 64। कला प्रभावों की अभिव्यक्ति है, यह किसका कथन है। तो कला प्रभावों की अभिव्यक्ति है, यह जो है क्रोचे का कथन है। क्रोचे, ए ऑप्शन इसका सही है, पहला क्रोचे का कथन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कला में मनुष्य अपनी अपनी अभिव्यक्ति करता है, किसका कथन है। कला में मनुष्य जो है अपनी अपनी अभिव्यक्ति करता है, किसका कथन है। तो यह जो है टैगोर का कथन है। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भौतिक कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। तो यह जो है हीगेल ने बोला है। हीगेल जो तीसरा ऑप्शन है ये सही है, कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, तो हीगेल ने बोला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कला को कितने भागों में बांटा गया। तो प्राचीन भारत में कला को जो है दो भागों में बांटा गया, पहला ऑप्शन सही है। कास कास शिल्प क्या है। तो कास शिल्प जो है आपका उपयोगी कलाएं हैं। कास शिल्प क्या है, तो यह जो है उपयोगी कलाएं हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आध्यात्मिक गतिविधि है, किसने कहा है। तो आध्यात्मिक गतिविधि है, यह जो है आपके क्रोचे ने बोला है। क्रोचे क्रोचे ने बोला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जर्मनी दर्शन दर्शन शास्त्री थे। जर्मनी जो थे दर्शन शास्त्री थे, तो ये इसमें जो है इसमें से नहीं, इसमें से सभी भौतिकवादी भी थे, प्रत्ययवादी और आदर्शवादी। तो जर्मनी जो है दर्शन शास्त्री थे, भौतिकवादी, प्रत्ययवादी और आदर्शवादी। ए दो तीन चार जो चारों ऑप्शन है इसके सही है। उसके बाद इसमें जो अगला है, जो सौंदर्य शास्त्र के पितामह हैं। तो सौंदर्य शास्त्र के पितामह कौन है। तो इसमें जो है बामगर्टन जो है आपके सौंदर्य शास्त्र के पितामह हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है, सौंदर्य शास्त्र के पितामह कौन है। तो बामगर्टन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एलोमेंट्स एवं क्रिटोसिज्म स्लाइड एंड ब्यूटीफुल किसकी रचना है। तो यह जो है लॉर्ड होम की रचना है। एलिमेंट्स ऑफ क्रिटोसिज्म स्लाइड एंड ब्यूटीफुल किसकी रचना है। तो यह जो है लॉर्ड होम की रचना है। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य केवल
हमसे रहता है चीजों में नहीं, किसका कथन है? तो सौंदर्य केवल हमसे रहता है चीजों में नहीं, यह जो है अरस्तु ने बोला है। इसमें जो सी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है, यह सही है। संदर्भ केवल हमसे रहता है चीजों में नहीं, किसका कथन है? तो यह अरस्तु का कथन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सौंदर्य शास्त्र के मूल पद की पहचान कीजिए। तो सौंदर्य शास्त्र के मूल पद की पहचान जो है सौंदर्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सौंदर्य बोध का अर्थ है। तो सौंदर्य बोध का अर्थ जो है इंद्रिय प्रवाह से जुड़ी कोई भी बात। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है यह सही है। सौंदर्य बोध का अर्थ है इंद्रिय प्रवाह से जुड़ी हुई कोई भी बात। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पॉलिटिक्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो पॉलिटिक्स जो है अरस्तु के द्वारा लिखी गई है। पॉलिटिक्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो पॉलिटिक्स किसके द्वारा लिखी गई है? या अरस्तु के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एस्थेटिक्स शब्द की शुरुआत किसकी थी? तो एस्थेटिक्स शब्द की शुरुआत जो है आपका एजी बाम गर्टन की थी। एजी बाम गर्टन। एस्थेटिक्स शब्द की शुरुआत किसकी थी? तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है एजी बाम गर्टन की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सौंदर्य शब्द कांट द्वारा शुद्धकरण कारण की आलोचना में ज्ञान के स्तर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सौंदर्य शब्द कांट द्वारा शुद्धकरण कारण की आलोचना में ज्ञान के स्तर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह इंद्रिय धारणा है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हेगेल के द्वारा अनुसार सौंदर्य की अभिव्यक्ति है। तो हेगेल के अनुसार सौंदर्य की अभिव्यक्ति है तो पूर्ण अनुभव। इसका जो सही ऑप्शन है पूर्ण अनुभव। तो हेगेल के द्वारा सौंदर्य की अभिव्यक्ति है, इसमें जो दूसरा ऑप्शन है पूर्ण अनुभव। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक प्लेटो है। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है यह सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं इसमें से कौन जो है दार्शनिक नहीं है? इसमें से कौन जो है दार्शनिक नहीं है? तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है आपका हान ग्रीस जो है दार्शनिक नहीं है। तो पहला है हिगेल, दूसरा है क्रोचे, तीसरा है कांट और चौथा है हान ग्रीस। तो इसमें से कौन दार्शनिक नहीं है? तो इसमें जो है हान ग्रीस जो है आपके दार्शनिक नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट ग्रंथ किसने लिखा है? तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट ग्रंथ किसने लिखा है? तो इसमें जो पहला ऑप्शन है हीगेल ने लिखा है। फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट ग्रंथ जो है पहला ऑप्शन है हीगेल ने लिखा है। उसके बाद यहाँ पर जो है थोड़े क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है दिया हुआ है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के किस खंड में चित्र सूत्र में है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है तृतीय खंड, द्वितीय खंड, प्रथम खंड और चौथा द्वितीय खंड। तो इसमें चार ऑप्शन में जो पहला है आपका यह सही है। तृतीय खंड अध्याय 35 से लेकर अध्याय 43 तक जो है आपका विष्णु धर्मोत्तर पुराण के किस खंड में चित्र सूत्र है में है? तो चित्र सूत्र में जो है आपके अध्याय 35 से 43 तक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चित्र सूत्रम के अनुसार एक ताल कितने अंगुल का होता है? तो चित्र सूत्रम के अनुसार एक ताल कितने अंगुल का होता है? तो इसमें जो है 12 अंगुल का होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है चित्र सूत्रम के अनुसार एक ताल कितने अंगुल का होता है? तो यह 12 अंगुल का होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है श्री कुमार कृत चित्र लक्षण में चित्रों के अनुसार कितने प्रकार के बताए गए हैं? तो इसमें जो पहला ऑप्शन है 3 प्रकार के बताए गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चित्र सूत्र में चित्र के कितने गुण माने जाते हैं? तो यह जो है आपके 8 गुण माने जाते हैं। चित्र सूत्र में चित्र के अनुसार कितने गुण माने जाते हैं? तो इसमें जो है आपके 8 गुण माने जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है खड़ग में असुर आकृति किस के लिए कितने ताल बताए गए हैं? तो खड़ग में असुर आकृति के लिए कितने ताल बताए गए हैं? तो इसमें जो है 16 ताल बताए गए हैं। चौथा ऑप्शन सही है 16 ताल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चित्र लक्षण जो का अनुवाद सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? तो चित्र लक्षण का अनुवाद जो है सर्वप्रथम जर्मनी भाषा में हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कलाकार किन से संबंध बनाकर सृजन करता है? तो कलाकार जो है उपयुक्त सभी, जो पहला ऑप्शन है बाह्य जगत के रूप में स्वरूप गतिविधियों में सामाजिक भावनाओं में उपयुक्त सभी जो है कलाकार संबंध बनाकर सृजन करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कलात्मक सृजन में किनकी अभिव्यक्ति होती है? तो कलात्मक सृजन में किसकी अभिव्यक्ति होती है? तो इसमें जो है भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। कलात्मक सृजन में भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कला में बदलाव किन आधारों पर होता है? तो कला में बदलाव जो है आपका सामाजिक परिस्थितियां जो है इसमें होता है, सामाजिक परिस्थितियों में। उसके बाद है, मार्क्सवादी विचारकों के अनुसार डैश कला के रूप में परिवर्तन को प्रभावित करता है। तो क्या प्रभावित करता है? तो यह जो है सामाजिक परिवर्तन को, जो इसमें दूसरा ऑप्शन है यह सही है। मार्क्सवादी विचारकों के अनुसार सामाजिक परिवर्तन कला के परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कला एवं समाज एक दूसरे से हैं। तो इसमें तीसरा है जुड़े। तो कला और जो समाज है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जो तीसरा ऑप्शन है यह सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिस्थितियां कलांतर को सामग्री प्रदान करती हैं। तो इसमें जो है चारों ऑप्शन सही हैं, विकसित कला शैली, विचार भाव समस्या, विषय वस्तु एवं कला सृजन और प्रयुक्त सभी। तो जो सामाजिक परिस्थितियां कलांतर को सामग्री प्रदान करती हैं ये सभी जो करती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तकनीकी सिद्धांतों के समझ दर्शक और इसमें डैश दिया फिर और फिर डैश का लक्ष्य होता है। तो इसमें जो है आपका एक व दोनों। तो इसमें जो है पहला और दूसरा ऑप्शन जो है यह सही है। तकनीकी सिद्धांतों के समझ दर्शक आनंद और आत्मशक्ति का लक्ष्य होता है। तो इसमें जो है आपका पहला और दूसरा सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कलाकार किसके लिए कलाकृति की रचना करता है? तो कलाकार किसके लिए कलाकृतियों की रचना करता है? तो यह जो है आजीविका के लिए कलाकृतियों की रचना करता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है यह सही है। कलाकार जो है आजीविका के लिए कलाकृतियों की रचना करता है। उसके बाद अगला है, कलाओं का सविस्तार प्रदर्शन कहाँ दिखता है? तो कलाओं का सविस्तार जो प्रदर्शन है यह आपका उपयुक्त सभी यानी कि सामाजिक आनंद में, दुख पीड़ा उत्पीड़न में, ऐश्वर्य सामर्थ्य समृद्धि में उपयुक्त सभी। तो जो चारों ऑप्शन है यह सही हैं यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाता है। तो कलाओं का सविस्तार प्रदर्शन जो है आपका सभी में दिखता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कला का अस्तित्व है। तो कला का अस्तित्व कहाँ है? तो सामाजिक में है। सामाजिक, कला का अस्तित्व जो है सामाजिक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक मानव के कला चित्रों में अभिव्यक्ति किन माध्यमों से प्रदर्शित होती है? तो यह जो है पहला और दूसरा इसमें दोनों सही है। तो गीत और नृत्यों से प्रदर्शित होती है। उसके बाद इसी में जो अगला क्वेश्चन है, कला पर आधारित एस्थेटिक्स है। तो कला पर आधारित जो एस्थेटिक्स है ये सभी हैं। इसमें पहला ऑप्शन है सुव्यवस्थित ढंग से कला का वर्गीकरण, दूसरा है एस्थेटिक्स मार्फोलॉजी, तीसरा है कला इतिहास का सिद्धांत और चौथा उपयुक्त सभी। तो कला पर आधारित जो एस्थेटिक्स है ये सभी उपयुक्त सभी हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सौंदर्यानुभूति के संबंध में जो सिद्धांत प्रतिपादित हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो इसमें जो है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसमें अगर ऑप्शन उपयुक्त सभी है तो आप देख रहे होंगे कि यही ऑप्शन सही हो रहा है। तो इस तरीके से आप बिना कंफ्यूज हुए इसमें जो है सही मार्किंग कर देंगे। उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य के संदर्भ में हर व्यक्ति की मापदंड अलग अलग होती है। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है आपका पहला और दूसरा दोनों। तो यानी कि सौंदर्य के संदर्भ में हर व्यक्ति की जो मापदंड अलग अलग होती है यह रुचि और सौंदर्य की होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कला का स्वरूप है। तो कला का कौन सा स्वरूप है? तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है यह सही है, उपयुक्त सभी। तो इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक्टोटैलिक आर्ट, एटोलेटिक आर्ट और इंडोटैलिक आर्ट उपयुक्त सभी। तो कला का स्वरूप जो है इस उपयुक्त सभी होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द न्यूज एंड थिंकर नामक ग्रंथ में लिखा है कला प्रकृति का अनुवाद है, यह किसके द्वारा रचित है? द न्यूज एंड थिंकर नामक ग्रंथ में लिखा है कि कला प्रकृति का अनुवाद है, यह किसके द्वारा रचित है? तो यह जो है गिब्सन के द्वारा रचित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, समस्त कला को डैश विद्यमान रहता है। तो कल समस्त कला को जो है उपयुक्त सभी, इसमें ऑप्शन सही है। तो सौंदर्य तत्व, आनंद तत्व और अभियुक्त ये सभी जो है सही हैं। तो इसलिए चौथा ऑप्शन इसका सही है, उपयुक्त सभी। तो समस्त कला को जो है आपका आनंद तत्व भी विद्यमान रहता है, आनंद और सौंदर्य तत्व भी विद्यमान रहता है और अभिव्यक्ति भी जो है विद्यमान रहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में है, सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत प्रधानता किस सौंदर्य पर विचार किया जा सकता है? तो सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत प्रधानता किस सौंदर्य पर विचार किया जा सकता है? तो इसमें जो है चौथा ऑप्शन सही है। तो रूप सौंदर्य भी हो गया, रंग सौंदर्य हो गया, अभिव्यक्ति का सौंदर्य युक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य शास्त्र
डैश दर्शन है, तो संदर्भ शास्त्र जो है ललित कला दर्शन है। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है यह सही है। संदर्भ शास्त्र दर्शन है तो ललित कला दर्शन है। अगला है सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं का दर्शन है, किस दार्शनिक का मानना है? तो सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं का दर्शन है, यह जो है आपका चौथा ऑप्शन इसमें सही है, पहला और दूसरा। तो इसमें जो है मार्क मार्टन और हीगेल का दार्शनिक का मानना है। तो सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं का दर्शन है, यह जो है कथन मार्क मार्टन और हीगेल दोनों दार्शनिक का मानना है। इसी में जो अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में एस्थेटिक को क्या मानते थे? तो प्रारंभ में एस्थेटिक को उपविद्या माना जाता था। तो जो इसमें तीसरा ऑप्शन है यह सही है। प्रारंभ में एस्थेटिक्स को क्या मानते थे? तो इसमें जो है उपविद्या माना जाता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य अनुभूति में किसकी प्रधानता होती है? तो सौंदर्य अनुभूति में जो है आपकी एक और दो दोनों सही है। तो इसमें जो ऑप्शन है पहला चतुज और दूसरा है श्रवण इंद्रियों की प्रधानता होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य शास्त्र दर्शन की सैद्धांतिक समीक्षा है। तो यह जो है चौथा ऑप्शन इसमें उपयुक्त सभी सही है, यानी कि सुंदरता कला रसात्मक और स्वभाव के अध्ययन। तो सौंदर्य शास्त्र दर्शन की सैद्धांतिक समीक्षा जो है सुंदर कला रसात्मक और स्वभाव के अध्ययन, यानी कि सभी सभी सही है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य का तात्विक एवं मार्मिक विवेचन होता है। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन सही है, सौंदर्य शास्त्र। तो सौंदर्य का तात्विक एवं मार्मिक विवेचन होता है तो सौंदर्य शास्त्र का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य शास्त्र किसकी प्रति अंकन है? तो सौंदर्य शास्त्र जो है उपयुक्त सभी की प्रति अंकन है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला कला, दूसरा संस्कृति, तीसरा प्रकृति और चौथा उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी की प्रति अंकन है। उसके बाद अगला है, साहित्यिक सौंदर्य शास्त्र किससे विकसित हुआ है? तो साहित्यिक सौंदर्य शास्त्र जो है प्रकृति कला और साहित्य तीनों से विकसित हुआ है। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी यह सही हो जाता है। उसके बाद है, जो लोग सुंदरता को वस्तु या व्यक्ति के बाहरी रंग रूप या बनावट में निहित देखते हैं उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें जो है फार्बलिस्ट कहा जाता है। तो इसमें जो ए ऑप्शन है पहला वह सही है। जो लोग सुंदरता और को वस्तु या व्यक्ति के बाहरी रंग रूप या बनावट के निहित देखते हैं उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें जो है फार्मलिस्ट कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आदर्शवादी दार्शनिक सौंदर्य को देखते हैं। तो आदर्शवादी दार्शनिक सौंदर्य को जो है आंतरिक अभिव्यक्ति को देखा जाता है, आंतरिक अभिव्यक्ति, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सत्य शिवम सुंदरम किसके सौंदर्य दृष्टि का मूल आधार है? तो इसमें जो है आदर्शवादी जो दूसरा ऑप्शन है यह सही है। सत्य शिवम सुंदरम किसके सौंदर्य दृष्टि का मूल आधार है? तो आदर्शवादी का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें बढ़कर और अधिक सुंदर कभी कुछ हो ही नहीं सकता, किसके प्रस्तुति किसके प्रस्तुति के संबंध में कहा गया? तो यह जो है हेगेल के प्रस्तुति के संबंध में कहा गया। उसके बाद अगला है, विशुद्ध कल्पना का आनंद देने वाली मानव गतिविधियों को कहा जाता है। तो यह जो है एस्थेटिक्स एक्सपीरियंस जो है कहा जाता है। इसमें पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव अनुभूतियों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मानव अनुभूतियों में अत्यंत महत्वपूर्ण जो है सौंदर्य अनुभूति की। उसके बाद इसमें है, सौंदर्य देखने वालों की आंखों में होता है वस्तु में नहीं। तो यह जो है शेक्सपियर ने बोला है। तो जो इसमें अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य देखने वालों की आंखों में होता है वस्तु में नहीं, तो यह शेक्सपियर ने कहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बार्मगर्टन के सिद्धांत का खंडन किया है। तो यह कांट ने किया है। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। तो इसमें दोस्तों दिया हुआ है, पहला जो क्वेश्चन है, कुरूप देखने वाला व्यक्ति, कुरूप देखने वाला व्यक्ति सुंदर कहलाएगा यदि उसके कर्म शुभ और कल्याणकारी हैं, किसने कहा था? तो यह जो है गोल्ड स्मिथ ने कहा था। जो इसमें दूसरा ऑप्शन है यह सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य अनुभूति है। तो सौंदर्य अनुभूति किसकी है? तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है केंद्रीय और आत्मिक की। तो जो सौंदर्य अनुभूति है यह इंद्रिय और आत्मिक की सौंदर्य अनुभूति है। उसके बाद है, जर्मनी दार्शनिक है। तो जर्मनी जो दार्शनिक है यह आध्यात्मवादी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रमुख अंग हैं। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र के जो प्रमुख अंग हैं इसमें दिया हुआ है रस और अलंकार।
तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र के जो प्रमुख अंग हैं रस और अलंकार, दूसरा ऑप्शन यह सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अलंकार का मूल आधार है। तो अलंकार का मूल आधार जो है तीसरा ऑप्शन इसमें सही है व्याकरण और रस का। तो अलंकार का मूल आधार जो है व्याकरण और रस का है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जिसका संकेत परम तत्व की ओर है उसी को सच्ची कला और उसी के रसास्वादन को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? सौंदर्यानुभूति कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हीलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसब्लिक जो है क्या चीज़ है, मतलब किसने कहा है? तो यह कालरिज ने बोला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विज्ञान हमें उपयोगिता देता है जबकि कला सौंदर्य किसका कथन है? तो विज्ञान हमें उपयोगिता देता है जबकि कला सौंदर्य किसका कथन है? तो यह जो है क्रोचे ने बोला है, चौथा ऑप्शन सही है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है इंस्टीट्यूशनल लिस्ट एनालिटिकल और थियरिस्ट किस विचारधारा के प्रायः दो वर्ग हैं? तो इसमें जो है तीसरा ऑप्शन सही है यूरोपीय सौंदर्य चिंतन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रतीकवाद का प्रणेता है। तो प्रतीकवाद का प्रणेता जो है दूसरा है गोंगा है, गोंगा। उसके बाद है किसने स्वाभाविकता नेचुरलिज्म के विरुद्ध किया? तो इसमें जो है गोंगा ने। तो इसमें अगला क्वेश्चन है एस्थेटिक्स से शब्द किस भाषा में लिया गया है? तो एस्थेटिक्स शब्द जो है यूनानी भाषा में लिया गया है। एस्थेटिक्स शब्द किस भाषा में लिया गया है? तो यह यूनानी भाषा में लिया गया है। अगला क्वेश्चन है किस भाषा में एस्थेटिक्स शब्द का अर्थ है? तो इसमें जो है आ और बा दोनों चाहिए, यानी कि सौंदर्य शास्त्र और नंदन शास्त्र। तो किस भाषा में एस्थेटिक्स शब्द का अर्थ है? तो सौंदर्य शास्त्र और नंदन शास्त्र। उसके बाद है सौंदर्य शास्त्र में किस पर विचार किया जाता है? तो इसमें जो है सभी, चाहे कला की प्रकृति हो, सौंदर्य हो, कला के सृजन हो। तो सौंदर्य शास्त्र में किस विचार पर विचार किया जाता है? तो सभी पर। एस्थेटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तो एस्थेटिक्स नामक पुस्तक जो है वागन ट्रेन ने लिखी है, पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन निम्न में से किसे इंद्रिय संवेदनाओं का विज्ञान कहा जाता है? तो इसमें जो है पहला ऑप्शन सही है एस्थेटिक्स। उसके बाद एथेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? तो एथेटिक्स का सर्वप्रथम प्रयोग जो है सन 1950 में किया गया, दूसरा ऑप्शन सही है सर 1750, सॉरी 1750 ईस्वी में किया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किसके अनुसार एथलेटिक्स का अर्थ ललित कलाओं का दर्शन है? तो ललित कलाओं का दर्शन जो है हीगल ने कहा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रारंभ में सौंदर्य शास्त्र किसका अंग है? तो प्रारंभ में सौंदर्य शास्त्र जो है दर्शन शास्त्र का अंग है, दर्शन शास्त्र का। अगला क्वेश्चन है सौंदर्य शास्त्र को किसने प्रभावित किया? तो सौंदर्य शास्त्र को जो है तत्व दर्शन ने प्रभावित किया, तत्व दर्शन, इसमें जो पहला ऑप्शन है सही है। अगला क्वेश्चन है सौंदर्य शास्त्र में किन इंद्रिय बोधों की प्रमुखता रहती है? तो संदर्भ शास्त्र में जो है तीसरा ऑप्शन इसमें सही है आब और चतुष और श्रवण की जो है प्रमुखता रहती है। अगला क्वेश्चन है संदर्भ शास्त्र में कितने प्रकार के संदर्भ पर विचार किया जाता है? तो इसमें जो है 3 प्रकार के जो है संदर्भ पर विचार किया जाता है। किसके अनुसार संदर्भ शास्त्र काव्य शास्त्र का ही विकसित रूप है? तो यह जो है आपका डॉक्टर कुमार विमल के जो अनुसार है संदर्भ शास्त्र काव्य शास्त्र का विकसित रूप है। अगला है क्वेश्चन विश्व में संदर्भ शास्त्र के कितने अंग बताए गए हैं? तो विश्व में जो है 2 अंग बताए गए हैं, पहला ऑप्शन सही है। वैश्विक दर्शन शास्त्र, सॉरी वैश्विक सौंदर्य शास्त्र के अंग है। तो वैश्विक सौंदर्य शास्त्र के अंग जो है पहला काला और दूसरा सौंदर्य है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है। उसके बाद इसमें है दर्शन सौंदर्य के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो सौंदर्य के आपके 2 प्रकार बताए गए हैं, जो पहला ऑप्शन है सही है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन से सौंदर्य के प्रकार हैं? तो निम्न में से जो है पहला और दूसरा दोनों सही है। तो प्राकृतिक सौंदर्य और कलात्मक सौंदर्य दोनों प्रकार के सौंदर्य बताए गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सौंदर्य किसके मूल्यांकन का महत्वपूर्ण मापदंड है? तो सौंदर्य जो है कला के महत्वपूर्ण जो सौंदर्य किसके मूल्यांकन का महत्वपूर्ण मापदंड है? तो यह कला के। अगला क्वेश्चन है वस्तुतः सौंदर्य माना जाता है। तो वस्तुतः सौंदर्य जो है पहला और दूसरा दोनों प्रकार का है। तो इसमें भौतिक यथार्थ और मानसिक और अनुभूति, तो यह जो है वस्तुतः सौंदर्य माना जाता है, भौतिक यथार्थ और मानसिक अनुभूति। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सौंदर्य के 2 पक्ष कौन से हैं? तो इसमें जो है व्यवहारिक और दार्शनिक, तो दोनों सही हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सौंदर्य का व्यवहारिक पक्ष किससे जुड़ा हुआ है? तो सौंदर्य का व्यवहारिक पक्ष जो है यथार्थता से जुड़ा हुआ है, यथार्थता।
अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य का दार्शनिक पक्ष किससे जुड़ा हुआ है? तो सौंदर्य का दार्शनिक पक्ष जो है मानसिक अनुभूति से जुड़ा हुआ है, मानसिक अनुभूति से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसने कला को इंद्रिय कल्पना ना मानकर बौद्धिक कल्पना माना है? तो किसने कला को इंद्रिय कल्पना ना मानकर जो है बौद्धिक कल्पना माना है? तो यह जो है प्लाटिनस, प्लाटिनस जो है आपका इंद्रिय कल्पना ना मानकर बौद्धिक कल्पना माना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कला को आध्यात्मिकवादी आध्यात्म व्यक्ति कहकर परिभाषित किया? तो यह जो थे फ्रेडरिक नीत्शे थे, फ्रेडरिक नीत्शे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, किसके अनुसार कला जीवन की आधारशिला है? तो इसमें जो है कलिंगवुड के द्वारा जो है कला जीवन की आधारशिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कला को ईश्वरीय कृति के प्रति मानव आहत की अभिव्यक्ति माना है? तो इसमें जो है दूसरा सही है, रस्कन, रसकन। निम्न में से किसने कला को क्रीड़ा माना है? तो निम्न में से जो कला को क्रीड़ा माना है, हर्बर्ट रीड ने जो है कला को क्रीड़ा माना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस में मिलता है? तो इसमें जो है ऋग्वेद में जो है कला का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किसने कला की यथार्थवादी परिभाषा प्रस्तुत की थी? तो इसमें जो है भरत मुनि जो थे उनका कला की यथार्थवादी परिभाषा प्रस्तुत की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके तात्विक संबंध अधिक घनिष्ठ है? तो इसमें जो है इसमें चौथा ऑप्शन है जो सभी है, यानी कि चित्रकला, संगीत कला और काव्य कला। तो निम्न में से किसके तात्विक अंतः संबंध अधिक घनिष्ठ है? तो काव्य कला के। और संगीत कला और चित्रकला, ये चार ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध विशुद्ध चाक्षुष चा, चाक्षुष है? तो इसमें जो है आपका पहला और दूसरा मूर्तिकला और वास्तुकला दोनों सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कृषि दृष्टि से कलाएं परस्पर भिन्न होती हैं। तो इसमें जो है अभिव्यक्ति शैली, प्रेषणीयता के माध्यम, और तीसरा है रूपाकार, और चौथा सभी। तो सभी जो है आपके दृष्टि से कलाएं परस्पर भिन्न होती है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, किसके अनुसार कला किसी कलाकार के चेतन मन की क्रिया है? तो आपका जो इसमें क्रोसे जो है उनके अनुसार किसी कलाकार के चेतन मन की प्रक्रिया है क्रोसे। अगला क्वेश्चन है, कलाकार किससे आपका संबंध बनाता है? तो कलाकार जो है आपका दर्शकों से, श्रोताओं से और समाज से, सभी से संबंध बनाता है। उसके अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से कला किसका संवेग होता है? तो सामान्य रूप से कला जो है कलाकार का संवेग होता है। निम्न में से किससे अटूट संबंध होता है? तो इसमें जो है पहला और दूसरा, यानी कला और समाज। तो निम्न में से अटूट संबंध जो होता है कला और समाज से होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कलावाद की कला का मूल किस पर आधारित होता है? तो कलावाद की कला का मूल्य जो है उपयुक्त सभी, तो यानी कि व्यक्तिगतता पर और समय पर और परिस्थितियों सभी पर आधारित होता है। उसके बाद इसमें दिया हुआ है, कलाकार अपने दर्शकों में से किस स्तर पर जुड़ता है? तो अनुभूति स्तर पर और सौंदर्यानुभूति स्तर पर, दोनों प्रकार के स्तरों पर जो है जुड़ता है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन, किसके अनुसार प्रत्येक समाज की अपनी एक कला स्वरूप विशेषता होती है? तो इसमें सभी ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हम देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। निम्न में से किसे सामाजिक स्वप्न भी कहा गया है? तो निम्न में से किसे सामाजिक स्वप्न कहा गया है? तो कला को जो है सामाजिक स्वप्न भी कहा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें भेद होता है? तो निम्न में से जो है पहला और दूसरा सही है, कला और स्वप्न में जो है भेद होता है। कला होती है तो कला क्या होती है? कला जो होती है सृजनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है, कलात्मक प्रवृत्तियां होती हैं तो कलात्मक प्रक्रिया है जो जागरूक होती है। अगला है, कला में हम यथार्थ के अनुसार किसका संस्कार करते हैं? तो कला में जो है हम प्रवृत्तियों का संस्कार करते हैं, प्रवृत्तियों का। ये पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कल्प विकास प्रक्रिया किससे प्रभावित होती है? तो कल्प विकास प्रक्रिया जो है आपकी, इसमें पहला है धर्म से, दूसरा है समाज से, तीसरा है राज्य से और चौथा है सभी। तो कल्प विकास जो प्रक्रिया होती है सभी से प्रभावित होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कलाकारों के प्रगतिशील समूह की स्थापना कब हुई? तो कलाकारों के प्रगतिशील समूह की स्थापना जो है आपका सन 1947 में हुई थी। उसके बाद अगला है, निम्न में से कौन प्रगतिशील समूह के सदस्य थे? तो इसमें जो है KH आरा, SH सूजा और FN सूजा, यानी सभी जो है आपके प्रगतिशील समूह के सदस्य थे। सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु निर्मित की जाती है। तो सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु जो कलाकृति होती है वह निर्मित की जाती है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कला किन तथ्यों के प्रति सदैव उत्तरदायी रही है? तो इसमें जो सामाजिक है आपकी, उसके लिए जो है कलाएं सभी उत्तरदायी सदैव रही हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिससे कलाकार सामंजस्य स्थापित करता है तो क्या होता है? तो इसमें जो प्रतिभा, आत्मशक्ति और कलात्मक शक्ति जो सभी हैं यहाँ के, कलाकार सामंजस्य स्थापित करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे समाज का दर्पण माना जाता है? तो इसमें जो है कला को, कलाकृति को, तो ये जो दोनों हैं ये सही हैं। निम्न में से जो कला और कलाकृति होती है इसको समाज का दर्पण माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके मध्य चुनौती रहित अंतर संबंध होता है? तो इसमें जो समाज और कलाकार यानी पहला और दूसरा ऑप्शन है ये सही है। तो पहला और दूसरा यानी कि तीसरा जो है इसी को आप सही मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद अगला है, निम्न में से किस जिससे